हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। चैप्टर कौन सा? लाइफ प्रोसेस। चलो स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। तो चैप्टर कौन सा है देखना जरा, लाइफ प्रोसेस। चलो ये बताओ आखिर लाइफ क्या होती है। चैप्टर पकड़ो जरा, लाइफ प्रोसेस। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं आखिर लाइफ क्या है, लाइफ क्या होता है। तो लाइफ का मतलब क्या है? लिविंग। लाइफ का मतलब लिविंग होता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस, तो इसमें लाइफ जो है इसका मतलब क्या होता है? तो लाइफ का मतलब क्या है? लिविंग। अब आखिर लिविंग क्या होते हैं? What is living? What is living? जैसे हमने देखा चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो हमने बात किया तो भाई इसमें लाइफ क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है वो नहीं, हम सबसे पहले बात करेंगे लाइफ क्या होता है, तभी तो बता पाएंगे ना। प्रोसेस मतलब कोई प्रक्रिया है, प्रोसेस का मतलब कोई प्रक्रिया है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, अगर ये हम जान लें कि लाइफ क्या होता है तो हम समझ जाएंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। एक बार हमें प्रेडिक्ट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा लाइफ का मतलब क्या है? लिविंग। तो मतलब लिविंग की प्रोसेसेस जो हम आगे भी बात करने वाले हैं। तो भैया लिविंग क्या होते हैं? लिविंग क्या होते हैं? व्हाट इज लिविंग? कैसे आप बताओगे कोई भी चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ठीक है, तो कुछ फीचर्स होते होंगे ना जिसके बेसिस पे हम ये बताएंगे कि कोई भी चीज लिविंग है कि नहीं है। जैसे भैया ये स्टाइलस है, ये पेन है, इससे हम लिख रहे हैं, बताओ ये लिविंग की नॉन लिविंग? बताओ जरा, नॉन लिविंग ना? क्या है ये? नॉन लिविंग है। कैसे आप बताएं? आप ये कैसे बता दिए? कह दिए भैया ये नॉन लिविंग है, इसके अंदर लाइफ नहीं है। तो लाइफ नहीं है मतलब क्या नहीं है? कैसे आपने बताया कि इसके अंदर लाइफ नहीं है? आपने हमें हमें जैसे अगर हम बोल दें हम क्या है, लिविंग की नॉन लिविंग? लिविंग ना, तो आप क्या देख कर बताए भैया आप लिविंग हो, ये नॉन लिविंग है? कुछ तो देखे होगे ना, कुछ तो देखे होगे। कह दो भैया आप मूव कर रहे हो, अपने से बोल ले रहे हो, तो भैया प्लांट का क्या? प्लांट तो मूव नहीं करते हैं, प्लांट तो मूव नहीं करते हैं। या मान लो जब हम सो रहे हो तब तो हम मूव नहीं कर रहे हैं ना, कि मूव कर रहे हैं तब में भी हम चल रहे हैं? बताओ जरा, तब तो बोल भी नहीं रहे होते, तब तो इधर उधर भी नहीं कर रहे होते, तब क्या? तब क्या हम नॉन लिविंग हो जाएंगे? जब हम सो रहे हैं तो क्या हम नॉन लिविंग हो जाएंगे? या मान लो जैसे कोमा में गया व्यक्ति है, मान लो जैसे होता है ना कोमा में, जानते हो ना जब कोई कोमा में चला जाता है तब तो मूव नहीं कर पाता है, तब तो वो मूव नहीं कर पाता, वो तो अनकॉन्शियसनेस हो गया उसके अंदर। बात समझ में आई ना? तो क्या कह दोगे कि नॉन लिविंग हो गया, वो नॉन लिविंग है। या डेथ है, वो भी तो लिविंग है भैया, जिंदा है वो। कोमा में गया व्यक्ति लिविंग होता है, जिंदा है वो, अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन वो तो मूवमेंट नहीं कर रहा है ऐसे। कैसे बताओगे कि वो लिविंग है? आपने क्या देखा उसके अंदर जिसके बेसिस पे बताया कि ये लिविंग है? या आखिर प्लांट में आप क्या देखते हो जिसके बेसिस पे ये बताते हो कि वो लिविंग है? तो ऐसा तो होता नहीं कि इंसानों के लिए लिविंग का जो डेफिनेशन है वो अलग हो जाएगा, प्लांट के लिए अलग हो जाएगा, अगर कोई कोमा में चला गया तो उसके लिए अलग हो जाएगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग हो जाएगा, बैक्टीरिया के लिए अलग, फंगस के लिए अलग। ऐसे बोलोगे क्या? वो तो जितने भी लिविंग्स होंगे सबके कुछ कॉमन फीचर्स होते होंगे ना, जिसके बेसिस पे बताया जाता है कि हाँ भैया ये लिविंग है, ये लिविंग नहीं है। तो आखिर वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं या वो कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज लिविंग है कि नहीं है? बात समझ में आई? चलो भैया, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि आखिर लिविंग क्या होते हैं? व्हाट इज लिविंग? ठीक है, तो लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा कौन कौन से फीचर्स हैं। फीचर्स या कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। ठीक, कौन कौन से कैरेक्टर्स है? पहला पहला कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर ग्रोथ।
पहला कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ। भैया ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का सिंपल सा मतलब बढ़ना। ग्रोथ का सिंपल सा मतलब बढ़ना, ठीक है। कोई भी चीज बढ़ रही है मतलब ग्रोथ, वही उसी को बोलेंगे ना, हम कह देंगे लिविंग है। लेकिन भैया तो जो नॉन लिविंग्स होते हैं अगर उनमें भी देखा जाए तो ग्रोथ होती है। ग्रोथ का अगर सिंपल सा मतलब क्या है? बढ़ना है। तो ऐसे तो जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स भी बढ़ते हैं ना, माउंटेन्स भी तो ग्रो कर रहे हैं ना, तो क्या बोल देंगे माउंटेन्स भी लिविंग है क्या? नहीं। तो ग्रोथ में भी अलग अलग तरीके से देखते हैं। वो क्लास 11th का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? क्लास 11th का, ठीक है। वो हमने आपको क्वेश्चन कर दिया ताकि आपको याद रहे कि हाँ भैया ने बताया था क्लास 10th में, ये क्लास 11th में और ज्यादा डीप में है, ठीक है। तो ग्रोथ में भी हम कुछ एस्पेक्ट देखते हैं, ग्रोथ में भी हम कुछ एस्पेक्ट देखते हैं, जैसे मास का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना। मास का इंक्रीज होना और नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना, ये हम ग्रोथ के अंदर देखते हैं। बात समझ में आई? तो यहां पर ऐसे बोल दोगे ग्रोथ, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। वो आपसे नहीं पूछेंगे कैसे ग्रोथ। बात समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहला फीचर कौन सा हो गया? ग्रोथ हो गया। हम कह देंगे कि जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है वो लिविंग है, जिसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही वो लिविंग नहीं है। बात समझ में आई? ठीक। अब ग्रोथ कैसे? ऐसे नहीं है, ग्रोथ का मतलब ऐसे नहीं कि हमारी हाइट बढ़ रही हो तो ग्रोथ है, अब हमारी हाइट नहीं बढ़ रही तो हम ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। भैया ग्रोथ का मतलब होता है जैसे नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना, वो भी ग्रोथ है। नंबर ऑफ सेल का भी इंक्रीज होना वो भी ग्रोथ है, मास का इंक्रीज होना वो भी ग्रोथ है। बात समझ में आई? ठीक। तो सबसे पहला फीचर कौन सा हो गया? ग्रोथ हो गया, ठीक। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो जानते ही होगे क्या होता है। रिप्रोडक्शन तो जानते होगे, क्लास 8 में पढ़ के आए हो, ठीक है। डिटेल में हमारे यहाँ चैप्टर ही है, वहां पे पढ़ेंगे। जब कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करे तो वो क्या है? रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो लिविंग के अंदर होती है। तो जो नॉन लिविंग होते हैं क्या वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? क्या स्टाइलस हम रख देंगे ऐसे कुछ साल बाद आएंगे या कुछ महीनों बाद आएंगे या कुछ दिनों बाद आएंगे तो 1 से 2 हो जाएगा? क्या 1 से 2 नहीं होगा। या हमने ये बोर्ड रख दिया, कुछ दिन ऐसे पैक करके रख दिया इसको, ठीक है, क्या ये 1 से 2 हो जाएगा? क्या ये रिप्रोड्यूस कर लेगा? नहीं भैया, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जो नॉन लिविंग होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये किसका फीचर होता है? लिविंग का फीचर होता है। तो पहला हो गया ग्रोथ, दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन, तीसरा हो गया रिस्पॉन्स। तीसरा क्या हो गया? रिस्पॉन्स, या हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस। रिस्पॉन्स या कॉन्शियसनेस, ठीक है। जैसे बाहर गर्मी अभी है, हमारी जो बॉडी फील कर रही है कि हाँ भैया बाहर गर्मी है। अभी ठंडी हो जाए, हमारी बॉडी फील करेगी नहीं करेगी? फील करेगी। किसी ने हमें टच किया, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा कि किसी ने हमें टच किया? किसी ने हमें थप्पड़ मारा, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चलेगा। तो हमने रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया? दिया। तो जो लिविंग होते हैं वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति उनकी जो बॉडी है वो क्या देती है? रिस्पॉन्स देती है। वो अपने सराउंडिंग के बारे में जानते हैं कि सराउंडिंग में क्या क्या चेंज आ रहा है, उसके प्रति उनकी बॉडी क्या कर रही है? रिस्पॉन्स दे रही है। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो क्या देती है? रिस्पॉन्स देती है। बात समझ में आया? जो बैक्टीरिया हैं वो केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं देते हैं? केमिकल के प्रति वो भी रिस्पॉन्स देते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे हमारा फूड है? तो रिस्पॉन्स से ही पता चलता होगा ना। इसका मतलब वो अपने सराउंडिंग में जो चीजें घट रही हैं उससे अवेयर हैं। बात समझ में आया? तभी तो सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। विदाउट कॉन्शियसनेस नो ऑर्गेनिज्म कैन सरवाइव, ठीक है। ग्रोथ के बिना वो सरवाइव कर सकता है, रिप्रोडक्शन के बिना सरवाइव कर सकता है, बट कॉन्शियसनेस के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सरवाइव नहीं कर सकता है। बात समझ में आई बात? ठीक। आओ देखो नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मूवमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? मूवमेंट की। क्या? मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है भैया? किसी चीज का हिलना डुलना।
किसी भी चीज का हिलना डुलना क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, बोल रहा हूँ, ये मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, हम कहते हैं मूवमेंट हो रहा है। इधर उधर कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं तो ये मूवमेंट है। तो किसी भी चीज का हिलना डुलना क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। तो जो मूवमेंट होता है वो भी एक फीचर होता है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कह दो कि भैया प्लांट तो मूव नहीं करते हैं, प्लांट तो मूव नहीं करते, वो तो एक ही जगह रहते हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे भैया उनकी पत्तियां हिलती डुलती हैं, लेकिन पत्तियां भी तो हमेशा नहीं हिलती है ना, पत्तियां भी तो हमेशा हिलती नहीं है ना। तो मूवमेंट में जब हम बात करते हैं, मूवमेंट में भी बात करते हैं जब, तो मेनली हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। किसकी बात करते हैं हम? मॉलिक्यूलर मूवमेंट की। भैया ये क्या होता है? पहले आपने कहा मूवमेंट, अब आप कह रहे हो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स, क्लास 9 तो पढ़ के आए हो ना, क्लास 9 तो पढ़ के आए हो ना। मॉलिक्यूल पता है कि नहीं पता है? कंपाउंड मॉलिक्यूल। ठीक, चलो आओ देखो। तो मॉलिक्यूलर का मतलब यहां पे क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। भैया कौन से मॉलिक्यूल्स? कौन से मॉलिक्यूल्स? भैया न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, गैसेस, वेस्ट मटेरियल, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है? हैं। इनका मूवमेंट। अब बिना ये मूवमेंट करवाए हुए तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। बिना मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर पाएगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये नेसेसरी होता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट लिख देते हैं हम। मॉलिक्यूलर मूवमेंट is necessary for all living organisms। बात समझ में आई? ये अंडरलाइन कर लो भैया, ये पॉइंट लिख लो। मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? जरूरी है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। तो पहले तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता क्या है, और फिर ये जरूरी क्यों है, हम इस पे बात करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता क्या है और ये जरूरी क्यों होता है, हम इस पे बात करने वाले हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है। भैया बता तो दिया आपने मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। तो कौन से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट? जैसे न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट, गैसेस का मूवमेंट बॉडी में होता है कि नहीं होता है? होता है। समझ में आया? अब ये मूवमेंट आखिर करवाते क्यों हैं? जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मूवमेंट आखिर करवाते क्यों हैं? ठीक है, तो व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नेसेसरी। क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? Why molecular movement are necessary for any living organism। ठीक, तो आओ बात करते हैं भैया, बातचीत करते हैं थोड़ा सा, है ना। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टी सेल्युलर हो, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो वहां पे ऑर्गेनिल्स होते हैं। ऑर्गेनिल्स ऑर्गेनाइज होकर के क्या कर रहे हैं? सेल फॉर्म कर रहे हैं, और वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। सारे ऑर्गेनिल्स वहां पे जरूरी हैं, सारे ऑर्गेनिल्स क्या हैं? जरूरी हैं। ठीक है, तो आओ देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिल्स मिलकर के सेल बना रहे हो। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम। ठीक, तो देखना जरा, जैसे सेल है, सेल्स मिलकर के क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू फॉर्म करती हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो टिश्यू मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन फॉर्म करते हैं।
ऑर्गन्स मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। आओ हम सेल के अंदर भी चलते हैं। हम सेल के अंदर भी चलते हैं कि सेल भी किसका बना है। ठीक है, तो भैया सेल किसका किसका बना है? सेल के अंदर ऑर्गेनिल्स हैं, ऑर्गेनिल्स, और क्या है? साइटोप्लाज्म है कि नहीं है? है। ये किसके बने हैं? ये किसके बने हैं? ये मॉलिक्यूल्स के बने हैं। किसके बने हैं? मॉलिक्यूल्स के बने हैं। और मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? एटम के बने होते हैं। एटम किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने हैं। भैया तो बहुत अंदर चले गए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके एटम्स, एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक सेल ऑर्गेनिल्स या साइटोप्लाज्म। ये सेल के अंदर जितनी चीजें हैं वो बना रहे हैं। वो सारी चीजें मिलकर के एक ऑर्गेनाइज्ड सेल बना रही हैं। सेल्स कई सारी मिलती हैं तो टिश्यू बनता है। टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन बना रहे हैं। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या बना रहा है? एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है। अब देखो जरा, इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण, इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण ये जो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है इसमें कॉन्टिन्यूअस ब्रेकडाउन होता है। इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण इस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यूअस ब्रेकडाउन होता है। भैया ब्रेकडाउन होने का मतलब क्या है? जैसे सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनिल्स हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिल डैमेज हो रहे होते हैं, उनकी जगह नई ऑर्गेनिल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, सही से काम नहीं कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। कौन करेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम भैया। तो सेल को क्लीन करने का काम, सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल डैमेज हो रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम का है। किसका है? लाइसोसोम का। डिटेल में क्लास 11 में पढ़ते हैं हम। 9th में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन डिटेल में हम कहां पर पढ़ते हैं? क्लास 11th में। जैसे सेल के अंदर कोई भी पार्ट क्या हो गया है? डैमेज हो गया है, तो हमें उसको रिपेयर करने की जरूरत है। ऐसे नहीं होता कि सारी सेल्स को मतलब कभी भी ऐसे क्या करते हैं, सेल को ही खत्म कर दो। नहीं भैया, सेल को बनाने में भी तो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, एनर्जी लगती है। क्या लगते हैं? न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, एनर्जी लगेगी, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल लगेगा। तो पूरा सेल डिस्ट्रॉय ना करके कुछ पोर्शन क्या कर दिया जाता है? वहां पे डिस्ट्रॉय करके उसको रिपेयर किया जाता है। काम किसका होता है डिस्ट्रॉय करने का? लाइसोसोम। बात समझ में आई? ठीक। तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फिर वो डिवाइड कर जाते हैं। जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया खराब हुआ, कुछ डैमेज हो गए, तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उनकी जगह नए बनाए जाएंगे, उनकी जगह नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाए जाएंगे। तो रिपेयरिंग करना हुआ कि नहीं करना हुआ? अब वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ऑर्गेनिल है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑर्गेनिल है। अब वो ऑर्गेनिल किसका बना है? मॉलिक्यूल्स का बना है। अब बताओ सेल्स मॉलिक्यूल्स कहां से लाएंगी? सेल्स मॉलिक्यूल्स कहां से लाएंगी? भैया जो हम खाना खाते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता है उसी से तो उसको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ना। उसी से तो उसको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्यों? कहीं बाहर से लेकर आते हैं? कहीं बाहर से लेकर आएंगे क्या? नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी फूड लेता है, जो भी न्यूट्रिएंट लेते हैं, वो बॉडी के हर एक पार्ट को क्या किए जाते हैं? ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अलग अलग कामों में, अलग अलग कामों में उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। अब तो सेल के पास मॉलिक्यूल तो होगा नहीं। ऐसे नहीं होता कि सेल स्टोर करके रख लेती हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी लेती हैं वो। ठीक है। तो जब सेल के पास मॉलिक्यूल नहीं है, मान लो मुझे एक सेल है, ये सेल है, रिपेयर करना है इसको, इसके कुछ पार्ट डैमेज हो गए, ये क्या हो गया? इसका न्यूक्लियस हो गया। यहां पे ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमें इसको रिपेयर करना है। क्या करना है? रिपेयर करना है। ठीक, ये डैमेज हो गया हमारे पास, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ऐसे ही से ये डैमेज हो गया, तो लाइसोसोम की मदद से इसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। काम सही से नहीं कर रहा है, लाइसोसोम इसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हमें नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की जरूरत होगी, तो ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे नए माइटोकॉन्ड्रिया बनेंगे। एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में फिजन होता है। क्या होता है? फिजन होता है। क्या होता है? ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है। तो एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने में ये माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर जाता है। ये क्लास 11th में डिटेल में है। ठीक है। आओ देखो जरा, तो भैया एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत, दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाया जाएगा। तो भैया जब एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे तो मॉलिक्यूल कहां से आएगा? जैसे मान लो मेरे पास एक कमरा है, ठीक है, हमें दो कमरा बनाना हो, हमें ऐसे ही एक कमरा और बनाना हो, तो क्या ऐसे ही बन जाएगा? हाँ भैया एक कमरा बनाना है, बन के तैयार हो गया। मटेरियल की जरूरत पड़ेगी ना।
हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऑर्गेनिल्स बने किसके हैं? मॉलिक्यूल्स के बने हैं। तो जब एक ऑर्गेनिल से दो ऑर्गेनिल बनाना होगा तो मॉलिक्यूल चाहिए कि नहीं चाहिए? मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब वो तो सेल के पास है नहीं, सेल के पास है क्या? नहीं। तो किसी दूसरे सेल से या बॉडी के अलग पार्ट से वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। यहाँ पे बॉडी के अलग पार्ट से उसको क्या कराया जाएगा? ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा। तो ये मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है। अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता तो ये जो रिपेयरिंग कर रहे हैं हम सेल के अंदर, चाहे पूरा सेल डैमेज हुआ हो, या मान लो सेल के अंदर कुछ पार्ट डैमेज हुए हो, या कुछ टिश्यू डैमेज हो गया हो, या कुछ ऑर्गन डैमेज हो गया हो, तो हमें उसको रिपेयर करने की जरूरत है। और जब रिपेयर करेंगे तो वो बने किसके हैं? मॉलिक्यूल्स के बने हैं। किसके बने हैं? मॉलिक्यूल्स के बने हैं। तो हमें मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो मॉलिक्यूल्स का तो मूवमेंट कराना पड़ेगा ना भैया। बात समझ में आई? तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों जरूरी है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लिखोगे क्या भैया? ये तो समझ में आ गया। हम लिखेंगे क्या? एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे क्या? तो आप बताओगे कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। एनसीईआरटी में यहां से बात किया है, आप यहां से भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी में यहां से बात किया गया है कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हैं। वहां पर सेल्स कंबाइन होकर के टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। और इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण ये जो सिस्टम है इसमें कॉन्टिन्यूअस डैमेजेस होते हैं। क्या होते हैं? डैमेजेस होते हैं। और उन डैमेजेस को हमें रिपेयर करने की जरूरत होती है। अगर उन डैमेजेस को हम रिपेयर नहीं करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हुआ तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लो सेल के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गए, कुछ ऑर्गेनिल डैमेज हो गए, उसको हमने रिपेयर नहीं किया, सेल नहीं सर्वाइव करेगी। सेल सर्वाइव कर पाएगी क्या? ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सेल जो टिश्यू या जो ऑर्गन बना रहा है उसमें इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वो जो काम कर रहा था वो काम में रुकावट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप बोलोगे अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं हुआ तो जो रिपेयरिंग हो रही है ये रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। अगर रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी तो लिविंग का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन अर्थ। समझ में आ गया होगा? बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी में। रीड करना, पहला पैरा छोड़ करके शायद दूसरे पैरा में, पहले में ही जहां पे लाइव प्रोसेस हेडिंग है वहीं पर पहला पैरा छोड़ देना, दूसरे में मजा आ जाएगा आपको। ठीक, चलो भैया, यहां से असर्शन रीजन भी आ सकते हैं, हम कराएंगे आपको, हमने बनाया है। ठीक है, खुद से वहां पे हमने असर्शन रीजन 40 से 50 हमने फ्रेम किए हैं, हम प्रैक्टिस करवाएंगे। असर्शन रीजन की 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हमने खुद से फ्रेम किया है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां जहां से बन सकते हैं सभी जगह से हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ठीक, आओ बात करते हैं। तो ये हो गया, तो इतना समझ में आ गया कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिस्पांस हो गया, मूवमेंट हो गया। ये फीचर्स हैं किसके? लिविंग के। किसके? लिविंग के। ये लिविंग के अंदर होते हैं, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होते। अब कुछ नॉर्मल फीचर्स की और बात कर लेते हैं, जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हो गया, ये भी लिविंग का फीचर होता है। नॉन लिविंग रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है ये हम आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे भी क्या होते हैं? लिविंग के फीचर्स होते हैं। ये भी लिविंग के क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं। लेकिन मेन आप इनको याद रखना। ठीक, चलो, तो ये हमें पता चल गया कि लिविंग क्या है। हम ये बता सकते हैं कि लिविंग के कौन कौन से फीचर्स हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लिविंग हमें कैसे पता चलता है। हम एक ऐसे बताते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है, तो आप बोलोगे कि कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हमें बताते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है कि नहीं है, और वो क्राइटेरिया आप ये नीचे लिख दोगे। ठीक, ये क्राइटेरिया आप लिख दोगे, 3 से 4 लिख देना, ये क्राइटेरिया लिखना। अगर ना याद हो तो ये सारे लिख देना, जो भी लिखो। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ तो समझ में आ गया,
अब हम पूरा बात करेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है। चलो, तो वो सारी प्रोसेसेस, देखो प्रोसेस का मतलब तो प्रक्रियाएं होता है, और लाइफ तो लिविंग, और लिविंग समझ में आ गया क्या होते हैं। तो वो सारी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर सरवाइव कराने में हेल्प कर रही हैं, वो सारी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर सरवाइव कराने में हेल्प कर रही हो, वो कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ की प्रोसेसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेसेस। तो लिविंग रखने में जो प्रोसेसेस हेल्प करती हैं वही कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो फिर से सुनना, वो सारी प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर अपनी लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करें या अपनी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करें, वही कहलाती हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस which helps to survive, which helps to survive a living organism, living organism on earth, या which helps to survive a living organism is called life processes। ठीक है, तो भैया कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, या कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती हैं? कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं? चलो बताओ, क्या बिना न्यूट्रिशन के हम सरवाइव कर सकते हैं? अगर हमें न्यूट्रिशन ना दिया जाए, क्या मैं बिना न्यूट्रिशन के सरवाइव कर पाऊंगा? नहीं भैया, बिना न्यूट्रिशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। बिना न्यूट्रिशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप खाना ना खाओ, खाने से तो न्यूट्रिशन मिलता है ना, खाना ना खाओ, कहते भैया सरवाइव तो कर लेते हैं 1-2 दिन। भैया वो पहले से स्टोर्ड है आपके अंदर, वो न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड हैं। आप खाना ना खाओ, कितने दिन सरवाइव कर पाओगे? जब आपके बॉडी में न्यूट्रिशन खत्म होने लगेंगे, काम लगना शुरू हो जाएगा। तो बिना न्यूट्रिशन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि जो एक लिविंग स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए मॉलिक्यूल्स चाहिए। अभी मॉलिक्यूल्स में क्या, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी तो मॉलिक्यूल्स में आते हैं ना। भैया न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है भैया। किसका है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। देखो ना, कितने कार्बन? 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। तो देखो ना, ये मॉलिक्यूल ही तो है। क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। और ये न्यूट्रिएंट में आता है कि नहीं आता है? ग्लूकोज न्यूट्रिएंट में आता है। ग्लूकॉन डी सुने होंगे, खाते हैं तो ठीक है। या जब जिनको क्या बोलते हैं डायबिटीज हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल ही बढ़ जाता है उनके बॉडी में। किसका लेवल बढ़ जाता है? ग्लूकोज का। चलो वो सब तो बात की बात है। तो भैया ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके बिना तो हमारा स्ट्रक्चर भी मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये तो हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहे हैं, हमें एनर्जी दे रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं इतनी एनर्जी से, वो एनर्जी कौन दे रहा है? ये न्यूट्रिएंट्स ही तो दे रहे हैं। कौन दे रहा है? ये न्यूट्रिएंट्स ही तो दे रहे हैं। तो क्या बिना न्यूट्रिएंट्स के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे मल्टीसेल्युलर हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अर्थ पे सरवाइव करना है तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। उनको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आई? ठीक। तो सबसे पहला लाइफ प्रोसेस कौन सा? न्यूट्रिशन। सबसे पहला न्यूट्रिशन हो गया भैया। बस हो गया न्यूट्रिशन। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी एनर्जी लग रही है। क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। तो एनर्जी कैसे आ रही है? ये जो न्यूट्रिएंट हमने खाया या न्यूट्रिएंट जो हमने लिया, अब इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक किया जाएगा। अब न्यूट्रिएंट को क्या किया जाएगा? ब्रेक किया जाएगा और इनसे एनर्जी निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? एनर्जी निकाली जाएगी। तो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके उससे एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस होती है,
न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करके उससे एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाता है रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो पहला तो हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा कौन सा हो गया? रेस्पिरेशन। बिना रेस्पिरेशन के भी सरवाइव नहीं कर सकते, बिना न्यूट्रिशन के मतलब बिना रेस्पिरेशन के भी सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई काम कराना है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। न्यूट्रिएंट तो ले लिए, लेकिन क्या इनके अंदर जो एनर्जी ऐसे रिलीज हो जाएगी? क्या नहीं, इनको ब्रेक करना पड़ता है। इनको क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है। वो ब्रेक करने की जो प्रोसेस है वही तो रेस्पिरेशन है। क्या है वो? रेस्पिरेशन है। बात समझ में आई? ठीक, चलो तो सेकंड कौन सा हो गया? रेस्पिरेशन हो गया। कौन सा हो गया? रेस्पिरेशन हो गया। और रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड to release or to form energy is called respiration। बात समझ में आया? ठीक, चलो तो पहला हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया रेस्पिरेशन। चलो बात करते हैं हम आगे। हमने खाना खाया, हमने खाना खाया। अब इसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। ऐसे थोड़े ना होता है कि हमारे पैरों की सेल्स जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पास आ रही हैं। हम खाना खाते हैं तो हमारे ऐसे ही जाता है ना, माउथ हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं आगे हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, है अपने सिलेबस में। तो हम खाना खाते हैं तो माउथ से कहां पे जाता है? इतना जानते होगे ना, पेट में खाना जाता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। खाना तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। क्या सारी सेल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास आती हैं? हमारा ये जो ब्रेन है इसको भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए ना, इसको भी तो क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट। क्या यहाँ की सेल्स निकल के जाती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास? बहन मुझे खाना दे दो, भाई मुझे खाना दे दो, ऐसे करती हैं क्या? नहीं, खाना वहां तक पहुंचाना पड़ता है। खाना वहां तक पहुंचाना पड़ता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट में हमें क्या करना होता है? ट्रांसपोर्ट करना होता है। हमने ऑक्सीजन लिया, हमने ऑक्सीजन सांस खींचा ना, कहां पर जा रहा है? हमारे लंग्स में जा रहे हैं। इतना तो पता है ना, ये जो एयर हम खींच रहे हैं कहां पर जा रहे हैं? लंग्स में। क्या सारी सेल्स लंग्स के पास आती हैं? बहन लंग्स, बहन हमें ऑक्सीजन दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लो, ऐसे करती हैं क्या? नहीं भैया, ऐसे नहीं करती हैं। इसका मतलब कोई ना कोई सिस्टम होगा बॉडी में, कोई ना कोई सिस्टम होगा जो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह क्या करा रहा होगा? ट्रांसपोर्ट करा रहा होगा। क्या करा रहा होगा? ट्रांसपोर्ट करा रहा होगा। जैसे हमारी सेल्स हैं, हमारी ये सेल हैं, अब इसके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होती है। इसके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शंस। बात कर लेते हैं, सिंपल में बोलते क्या है? केमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर चलती हैं, वही क्या है? मेटाबॉलिज्म। क्या है? मेटाबॉलिज्म। तो जब सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन ही तो क्या होता है? सेल का वर्क होता है। तो जब सेल कोई काम करेगी तो बताओ वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा कि नहीं होगा? वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे हमारा घर होता है, घर में अगर कोई काम हो रहा है तो वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा। तो सेल को भी मानो एक घर, सेल को भी मानो एक घर, और इसके अंदर काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। इसके अंदर जो ऑर्गेनिल हैं वहां के रहने वाले लोग, इंसान। सेल को मानो एक घर, इसके अंदर जो ऑर्गेनिल्स हैं उनको मानो इंसान, और जब इंसान रहेंगे तो वेस्ट जनरेट होगा, वेस्ट जनरेट होगा। अब बताओ हमारे घरों में जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम क्या करते हैं? बॉडी से बाहर करते, मतलब घर से बाहर करते हैं नहीं करते? हमारे घरों में जो वेस्ट जनरेट होता है कि उसको रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा है जो अपने घर में वेस्ट मटेरियल स्टोर कर लेता हो? नहीं ना। क्या करते हो? उसको बाहर करते हो ना। तो वैसे हमारी सेल भी तो है, हमारी सेल भी तो है, हमारी बॉडी भी तो है। हमारी बॉडी में भी तो वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है ना, तो उसको बाहर करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। बाहर करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। लेकिन ऐसे थोड़े ना होता है कि यहां पर हमारी सेल है, डायरेक्ट इसको कोई वेस्ट मटेरियल बाहर करना है, लो भैया ऐसे बाहर कर दिया। नहीं, इसके लिए एक सिस्टम होता है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन होता है जो इस मटेरियल को क्या कराता है? बाहर कराता है। तो इस वेस्ट मटेरियल को वहां तक भेजना पड़ेगा। ये जो सेल के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसको वहां तक भेजना पड़ेगा। या हमने जो खाना खाया इसको हर एक सेल को पहुंचाना पड़ेगा। हमने जो सांस लिया इसको हर एक सेल को पहुंचाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सिस्टम की और जरूरत पड़ेगी, और बिना उस सिस्टम के भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। या बोलो, या बिना उस मैकेनिज्म के भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या बिना उस प्रोसेस के भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और वो प्रोसेस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन।
नाम ही बता रहा है यार, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना। तो हमने जो खाना खाया, हमने जो न्यूट्रिएंट्स लिए, अब उसको सेल के हर एक पार्ट को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सेल के हर एक पार्ट को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। कौन सा सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन। जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पहुंचाया जाएगा ताकि इसको बॉडी से बाहर किया जाए, ताकि इसको बॉडी से बाहर किया जाए। उसमें भी क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन। जो सांस हमने खींचा, जो एयर हमने इनहेल किया, उसको भी बॉडी के हर एक पार्ट को पहुंचाया जाएगा। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। बात समझ में आया, ठीक है। और इसके अलावा ये जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ इसको भी बॉडी से बाहर करना है कि नहीं करना है, बॉडी से बाहर करना है। तो जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो चल रही हैं, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं, उस दौरान जो वेस्ट जनरेट होगा उसे हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट, भैया मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट जनरेट हो उसे मेटाबॉलिक वेस्ट बोल सकते हैं। ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं मेनली इनके अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है, और कुछ होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन भी नहीं होता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है। चलो, तो जब सेल के अंदर काम हो रहा है, काम को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो वेस्ट भी जनरेट होगा। जो वेस्ट जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। तो इसको बॉडी से बाहर करना है, सेल्स के बाहर करना है कि नहीं करना है। चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, सबके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म भी लिविंग का एक फीचर होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पाएगा। फिर से सुनो, जल्दी हो गया। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ये भी लिविंग का एक फीचर है। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। कहां पे लिखोगे भैया, यहां पे। मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो एन फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं तो कह रहा हूं बिना मेटाबॉलिज्म के, बिना मूवमेंट के, बिना रिस्पांस के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ग्रोथ किए बिना सर्वाइव कर सकता है, रिप्रोड्यूस किए बिना सर्वाइव कर सकता है, बट बिना रिस्पांस के, बिना मूवमेंट के और बिना मेटाबॉलिज्म की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पाएगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो रिप्रोड्यूस करें या ना करें, चाहे वो ग्रोथ करें या ना करें, लेकिन ये काम उन्हें करना ही करना है। बात समझ में आया, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें क्लास 11 में और डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। आओ देखो, तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट हुआ इसको बॉडी से बाहर करना है, और मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर करना एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एक लाइफ प्रोसेस और आ गया, कौन सा, एक्सक्रीशन। कौन सा, एक्सक्रीशन। तो ये 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। और ये सारी प्रोसेसेस, चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सो रहा हो, जग रहा हो, दौड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बैठा हो, लेटा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये सारी प्रोसेसेस रुकनी नहीं चाहिए। ये सारी प्रोसेसेस रुकनी नहीं चाहिए। मतलब जो लाइफ प्रोसेसेस हैं ये कॉन्टिन्यूअस ऑर्गेनिज्म के अंदर चलनी चाहिए। वो कोई भी काम कर रहा हो, इससे मतलब नहीं है। चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो पढ़ रहा हो, चाहे वो बैठा हो, चाहे वो दौड़ रहा हो, चाहे वो खेल रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, ये सारी प्रोसेसेस उसके अंदर चलनी ही चलनी चाहिए। बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। इवन एक कोमा में भी गया व्यक्ति, जो कोमा में गया हुआ इंसान है, उसके अंदर भी ये सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं। उसको न्यूट्रिशन के लिए दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, बोलते हैं ना ग्लूकोज वगैरह दिया जा रहा है, वो चढ़ाते रहते हैं कि नहीं चढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें न्यूट्रिशन भी होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशन। इसके अलावा सांस के लिए लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरिन को बाहर करने के लिए भी वहां पे वो पाइप लगाए होते हैं, देखे होंगे, ठीक। और उनके बॉडी में ब्लड पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, ब्लड पाया जा रहा है ना, तभी तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ना वो, ठीक है। उसके थ्रू ग्लूकोज वगैरह जो भी दिया जाता है, ठीक है। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं होता है, कौन लेकर जा रहा है, ब्लड लेकर जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो देखो कोमा में गया व्यक्ति जिसके पास तो कॉन्शियसनेस ही नहीं है, उसके अंदर, क्योंकि वो जीवित है, और जीवित है तो उसके अंदर ये प्रोसेसेस चलनी ही चलनी चाहिए।
अगर वो जीवित है तो उसके अंदर ये प्रोसेसेस चलनी चाहिए, क्योंकि ये लाइव प्रोसेसेस हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेसेस हैं। किसकी प्रोसेसेस हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेसेस हैं। यही तो इनकी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, यही तो इनकी लाइफ को क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। यही सारी प्रोसेसेस तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को क्या कर रहे हैं? सस्टेन कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? हमें लगता है समझ में आ गया हो। तो लाइव प्रोसेसेस कभी रुकनी चाहिए क्या? नहीं। अगर ये प्रोसेसेस रुकी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर पाएगा। बात हमें लगता है समझ में आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर में एक एक करके पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, देन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन और देन एक्सक्रीशन। एक एक करके इन सारी प्रोसेसेस को क्या करना है? हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला कौन सा लाइव प्रोसेसेस है? न्यूट्रिशन, जिसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी 40 मिनट का हो चुका है। ठीक है, हमें लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम डिटेल में जाएंगे, शॉर्ट में नहीं जा रहे हैं, वन शॉट कोई नहीं है। ठीक है, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हो सेम वैसे ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या? न्यूट्रिशन। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।